हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुनर्जागरण, जो कि क्लास 11th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बिना पेपर नहीं बनता। पुनर्जागरण से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं कि पुनर्जागरण क्या था, पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या थीं, पुनर्जागरण के कारण क्या थे, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं क्या थी। ये पुनर्जागरण के ही सभी अंग हैं। तो आज हम इस टॉपिक को 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले में हम जानेंगे कि पुनर्जागरण क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, और अगले पार्ट में हम जानेंगे कि पुनर्जागरण के कारण क्या हैं। जनरली होता ये है कि बहुत सारी पुनर्जागरण की विशेषताएं ऐसी हैं जो कारणों में भी काउंट होती हैं और विशेषताओं में भी काउंट होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पुनर्जागरण है क्या। तो पुनर्जागरण को इंग्लिश में कहते हैं रेनेसा। ये शब्द 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने दिया, और पुनर्जन्म इसका शाब्दिक अर्थ होता है। हिंदी में इसको पुनर्जागरण कहते हैं, यानी कि फिर से जागना। पुनर्जन्म, रेनेसा, पुनर्जागरण, फिर से जागना, ये सब एक ही बातें हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि 14वीं सदी से लेके 17वीं सदी के बीच की बात है और यूरोप की बात है। आप जानते हैं ना, मैप पर आप देख सकते हैं कि जो यूरोप है उसमें आपके बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे कि फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्पेन है, पुर्तगाल है, जर्मनी है। लेकिन अगर हम पुनर्जागरण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इटली। ये भूमध्य सागर में स्थित ये देश है। तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत होती है वो इटली से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसका सारा प्रभाव पूरे यूरोप पर था। तो 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का ये जो समय था, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे कुछ बदलाव हुए। कौन से बदलाव हुए? लोगों की सोच में परिवर्तन आया, लोगों का बौद्धिक विकास हुआ, मानव का बौद्धिक विकास हुआ, सामंतवाद का पतन हुआ, विज्ञान में नई नई खोजें हुई, नई नई भौगोलिक खोजें की गईं, नगरों का उत्थान हुआ, वाणिज्यवाद और पूंजीवाद का आरंभ होता है, धार्मिक बदलाव आते हैं, साहित्यिक बदलाव आते हैं, औद्योगिक बदलाव आते हैं, और सबसे ज़्यादा बौद्धिक बदलाव आते हैं। नए नए दृष्टिकोण पैदा होते हैं, कई तरह की वैज्ञानिक खोजें होती हैं। ये सब के सब जो हैं वो पुनर्जागरण को दिखाती हैं। बच्चों, पुनर्जागरण की जो सबसे पहली विशेषता है वो ये है कि पुनर्जागरण का जो उत्थान होता है वो इटली में होता है। पुनर्जागरण का विकास या पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में ही क्यों हुई, इसके कुछ खास कारण थे। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में ही क्यों हुई। पुनर्जागरण की दूसरी विशेषता है नगरों का विकास या नगरीय संस्कृति का विकास। पुनर्जागरण काल में, यानी कि 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंदर, और कहाँ हुआ था ये? यूरोप में। यूरोप में एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास होने लगा था। ये है पुनर्जागरण की दूसरी विशेषता। कौन कौन से नगर पनप रहे थे? यूरोप में काफ़ी सारे नगर पनप रहे थे, लेकिन इनमें मेन जो नाम लिया जाता है वो इटली के अंदर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम का नाम आता है, जो कि कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। कला के केंद्र यानी कि स्थापत्य कला, ड्राइंग, इन सब की बढ़ोतरी यहाँ हो रही थी, और विद्या के केंद्र भी ये नगर बन रहे थे, क्योंकि विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित हो रहे थे। तो नगर जो हैं वो कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे। इस तरह के नगरों का विकास हो रहा था। ये पुनर्जागरण काल की दूसरी विशेषता थी। पुनर्जागरण काल की तीसरी विशेषता थी धर्म चुनने के लिए स्वतंत्रता। अब से पहले मानव की सोच पर चर्च का काफ़ी प्रभाव था, लेकिन अब वैज्ञानिक तर्क निकल के सामने आ रहे थे। लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता जा रहा था, तो धर्म का जो प्रभाव है वो लोगों की सोच पर से
खत्म हो रहा था और अब लोग खुद ही धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र हो गए थे। पुनर्जागरण काल की अगली विशेषता है नई नई भौगोलिक खोजें। नई नई भौगोलिक खोजें जैसे कि इसी समय पर 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। इसी समय पर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो ये नई नई भौगोलिक खोजें, समुद्री रास्ते से द्वीपों पर पहुंचना, समुद्री रास्ते की खोज करना, ये भी इस पुनर्जागरण की एक खास विशेषता रही। एक अगली विशेषता ये थी कि लोगों के भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि, यानी कि ये जो भौगोलिक खोजें हो रही थी, इन्हीं से लोगों के भौगोलिक ज्ञान में भी वृद्धि हुई। जैसे कि अब तक ये सोचा जाता था कि ये जो भूमध्य सागर है, यानी कि जहाँ पर इटली है, ये जो भूमध्य सागर है ये विश्व का केंद्र है। इस सोच को गलत साबित करने में इस नए भौगोलिक ज्ञान ने मदद की। एक और विशेषता पुनर्जागरण की ये है कि लोगों के ज्ञान में अब पहले की अपेक्षा वृद्धि हो रही थी। इसका कारण प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भी था, क्योंकि अब मुद्रण आविष्कार के कारण जो बुक्स थी वो बड़ी संख्या में छपने लगी थी और लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, जिसकी वजह से लोगों के ज्ञान में भी वृद्धि हो रही थी। पुनर्जागरण की अगली विशेषता है मानवतावाद। मानवतावाद जो शब्द है यह लातिनी भाषा ह्यूमैनिटास से निकला है और ह्यूमैनिटास को सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर के समय का व्यक्ति था, उसने संस्कृति के अर्थ में लिया है। और इसका अर्थ ये था कि ऐसे विषय जो धार्मिक नहीं हैं बल्कि लोगों में वो चर्चा और वाद विवाद के कारण विकसित हुए हैं, यानी कि वो तर्क पर आधारित विषय हैं। जो भी तर्क पर आधारित विषय थे, जैसे कि इतिहास, अलंकार शास्त्र, कविता, नीति शास्त्र, ये सभी वाद विवाद के बाद तर्क पर आधारित विषय थे। व्याकरण भी इसमें शामिल है। जब इन विषयों को विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा था तो यही मानवतावाद या मानवतावादी विषय थे। इसी से जुड़ी एक विशेषता ये है कि पुनर्जागरण के समय पर विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विषयों को पढ़ाया जाने लगा था। मानवतावादियों का ये भी मानना था कि अंधकार की कई शताब्दियों के बाद वो सभ्यता के सही रूप को फिर से स्थापित कर रहे हैं। उनका ये मानना था कि यूरोप में जब रोमन साम्राज्य का या रोमन सभ्यता का विघटन होता है, उसके बाद एक अंधकार युग आ गया था, यानी कि सभ्यता ठीक से नहीं पनप रही थी। तो उसके बाद जब 14वीं शताब्दी आती है तो लगभग 1000 साल बाद फिर से एक सही सभ्यता का विकास होना शुरू होता है, जिसको वो नया युग कहते हैं, यानी कि अंधकार युग की समाप्ति होती है। ये भी मानवतावादियों का मानना था, जो तर्क पर आधारित विषयों को स्थापित कर रहे थे। पुनर्जागरण काल की एक और विशेषता यह थी कि इसी समय यूनानी और रोमन विद्वानों की बहुत सारी ऐसी कृतियाँ थीं जो अब तक उनके सामने नहीं आई थी, लेकिन अब उन्होंने इनको पढ़ना प्रारंभ किया था। इसके लिए वो अरबी विद्वानों के ऋणी थे, क्योंकि उन्होंने इनका अनुवाद इनकी भाषा में किया। पुनर्जागरण काल की अगली विशेषता है विभिन्न कलाओं का विकास, मूर्तिकला का विकास, चित्रकला का विकास और वास्तुकला का विकास। साथ ही इन सभी कलाओं में यथार्थवाद का होना। अगर हम इन कलाओं की बात करें तो अगर हम चित्रकला की बात, तो चित्रकला में लियोनार्डो दा विंसी का नाम आता है, जिन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर फेमस पेंटिंग्स बनाई थी। साथ ही इन्होंने एक उड़न मशीन का भी डिज़ाइन तैयार किया था। चित्रकारों में एक नाम फ्लोरेंस के जियोटो का भी आता है, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र तैयार किए। रूप चित्र यानी पोर्ट्रेट, इंसानों के चित्र, जीते जागते इंसानों के चित्र तैयार किए, उसमें जियोटो का नाम भी आता है। मूर्तिकला में दोनातेल्लो का नाम आता है, जिन्होंने इस प्रकार की मूर्तियां बनाई जो हूबहू सजीव सी लगती थी।
ये जो वास्तविक सी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, इसके पीछे उन लोगों का हाथ था जिन्होंने नरकंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जो लोग गए, जैसे कि ऑन्ड्रियस वेसेलियस, इनकी मदद की वजह से, इन्होंने इन चीज़ों को देखा, इनकी वजह से ये हूबहू मूर्तियाँ बना पाए। मूर्तिकारों में एक नाम माइकल एंजेलो का भी आता है, जिन्होंने दी पाइटा मूर्ति को बनाया। अगर हम वास्तुकला की बात करें तो इसमें भी माइकल एंजेलो का नाम आता है, जिन्होंने सिस्टीन चैपल यानी कि एक चर्च था, उसकी छत के लेप चित्र को तैयार किया था और दी पाइटा नामक प्रतिमा बनाई थी, और सेंट पीटर जो गिरजा था उसके गुंबद का डिज़ाइन भी इन्होंने तैयार किया था। तो ये एक अच्छे वास्तुकार थे। एक और वास्तुकार थे ब्रून लेशी, इन्होंने फ्लोरेंस के कैथेड्रल का गुंबद तैयार किया था। इन सभी की कृतियों में इतनी वास्तविकता थी कि इसी को यथार्थवाद कहा गया। मतलब इन सभी कलाकारों की कृतियों में वास्तविकता का होना, मतलब वो बिल्कुल असली सी साबित होना, इसी को यथार्थवाद कहा गया। मतलब ये विज्ञान, रेखागणित और भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना इनमें इतनी झलकती थी कि ये वास्तविक सी प्रतीत होती थी, इसलिए इसको यथार्थवाद कहा गया। पुनर्जागरण की एक और विशेषता थी मुद्रित पुस्तकों का होना, यानी कि छपी हुई किताबें। यानी कि अब क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, इसलिए अब किताबें छपने लगी थी। इससे ज्ञान को संजो कर रखना आसान हो गया और ज्ञान का प्रसार करना भी आसान हो गया। तो इसीलिए लोगों की बौद्धिकता का भी विकास होने लगा था। पुनर्जागरण काल की एक और विशेषता थी मनुष्य की एक नई संकल्पना का विकसित होना, यानी कि नए सोच और नए विचारों का विकसित होना। अब तक चर्च ने लोगों को ये समझाया हुआ था कि वो भोग विलास नहीं कर सकते, संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सकते, लेकिन अब लोगों की इस सोच में परिवर्तन आ रहा था। अब लोग इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे कि लोगों के अच्छे गुण क्या होने चाहिए, लोगों को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, इन बातों पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। अब वो भौतिक संपत्ति भी रखने लगे थे और अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होने लगे थे। अब वे भोग विलासी जीवन को जीना बुरा नहीं मानते थे, जैसा कि चर्च ने उन पर कंट्रोल कर रखा था। चर्च के विचारों से अलग हटकर अब वो सोचने लगे थे। इस काल की एक और विशेषता ये है कि इस समय पर कुछ महिलाएं पहले की अपेक्षा बौद्धिक रूप से रचनात्मक थी, यानी कि वो क्रिएटिव थी, यानी कि वो पुरुषों के समान कुछ न कुछ अच्छा करने की काबिलियत उनके अंदर थी। एक्चुअली अब तक ये था कि लोगों की नज़र में, या फिर उस समय का जो माहौल था, पुनर्जागरण से पहले तक का जो माहौल था, वो महिलाओं के जो अधिकार थे वो बहुत ही सीमित थे। पुरुषों की तरह उनको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था, वो घर के आदमियों की तरह निर्णय नहीं ले सकती थी, वो परिवार के फैसले नहीं ले सकती थी, उनके पास नागरिकता का भी अधिकार नहीं था, वो कारोबार नहीं चला सकती थी, उनको अपने जीवन के खुद के फैसले लेने के अधिकार नहीं था, उनको जैसे मर्जी वैसा जीवन दिया जाता था और उनको वही जीवन जीना पड़ता था। तो कई तरह के अधिकार जो थे वो महिलाओं के पास नहीं थे। लेकिन इस काल में, पुनर्जागरण काल में, कुछ ऐसी महिलाएं उभर कर सामने आती हैं जो कई चीज़ों में पुरुषों की बराबरी करती हैं, जैसे कि कसांद्रा फेदेले का नाम आता है और मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते का नाम आता है। जो कसांद्रा फेदेले थी, ये लातिनी भाषा की और यूनानी भाषा की एक विद्वान थी, और वो इतनी जानकारी रखती थी कि उनको पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए भी बुलाया जाता था। तो वो एक अच्छी विद्वान थी और शिक्षा के प्रति उनकी ये भावना थी कि हर महिला को शिक्षा लेनी चाहिए। इसी तरीके से मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते थी, जिन्होंने अपनी पति की अनुपस्थिति में राज्य पर शासन भी किया था। तो ये भी इस काल की एक ऐसी विशेषता थी कि इस समय में कुछ महिलाएं भी ऐसी उभर कर सामने आईं जो
शिक्षा को महत्व देती थीं और अब तक जो महिलाओं के अधिकार सीमित थे उससे हटकर इन्होंने अपने लिए कुछ अलग कर दिखाया। ईसाई धर्म का 2 भागों में बँट जाना, ये भी पुनर्जागरण काल की ही एक विशेषता थी। इसी समय पर ईसाई धर्म में एक वाद-विवाद पैदा होता है। ये माना जाता है कि अब ईसाई धर्म में बहुत सारे ऐसे कर्मकांड जुड़ गए हैं जो पहले नहीं थे। ये माना गया कि पुराने धर्म ग्रंथों में जिस तरीके से धर्म का पालन करने को कहा गया है, ईसाइयों को उस तरह से धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन अब बहुत सारे कर्मकांड जोड़े जा चुके हैं। चर्च बात-बात पर लूट-खसोट करने वाली संस्था बन गई है। पाप स्वीकारोक्ति पत्र के ज़रिए लोगों को ठगा जाता है। तो इस तरह के बहुत सारी विरोध किए गए, जिसकी वजह से ईसाई धर्म 2 भागों में बँट जाता है, एक कैथोलिक धर्म और एक प्रोटेस्टेंटवादी धर्म। तो इस तरीके से ईसाई धर्म में वाद-विवाद का उत्पन्न होना और ईसाई धर्म का कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटवादी 2 धर्मों में बँट जाना, ये भी पुनर्जागरण काल की ही एक विशेषता थी। ब्रह्मांड और पृथ्वी के संबंध में एक नई सोच का विकसित होना भी पुनर्जागरण काल की एक विशेषता थी। इस समय पर एक कोपरनिकसीय क्रांति होती है जिसमें ये कहा गया कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ना कि पृथ्वी स्थिर है। तो ये जो विचार था ये कोपरनिकस की वजह से बदला और ये भी इसी काल की एक विशेषता है कि अब लोगों की इस सोच में परिवर्तन आया, जो कि अब ये सोचते थे ये लोग कि जो ब्रह्मांड है उसके बीच में पृथ्वी स्थिर है, लेकिन अब इनकी सोच में परिवर्तन आता है और इनको ये नई जानकारी मिलती है कि पृथ्वी और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ना कि पृथ्वी की परिक्रमा ब्रह्मांड करता है। नवीन वैज्ञानिक खोजों का होना भी इसी काल की एक विशेषता है, जैसे कि गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार होना और उसने खुद ग्रहों को देखा भी था दूरबीन के माध्यम से। और भी आगे कई तरीके से ब्रह्मांड का अध्ययन जारी रखा जाता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाना भी इसी काल की एक विशेषता थी। तो बच्चों, ये थी पुनर्जागरण की या फिर पुनर्जागरण काल की वो सभी विशेषताएं जो इटली से शुरू होकर धीरे धीरे जिनका प्रभाव पूरे यूरोप में देखा जाता है। बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाए गए टॉपिक्स समझ